हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। दोस्तों, एक बार फिर से मंथली करंट अफेयर्स के साथ मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ। इस बारी दोस्तों हम अप्रैल 2024 के इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं उसको कवर करने वाले हैं। दोस्तों, अपकमिंग किसी भी एग्जाम्स के लिए इन्वायरमेंट का सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ये आपको तब पता चलेगा जब आप किसी भी एग्ज़ाम के PYQ को उठा के देखेंगे। उसमें आपके एनवायरनमेंट के क्वेश्चन का शेयर लगातार बढ़ता जा रहा है और ये अपकमिंग टाइम्स में बढ़ेगा और ज़्यादा बढ़ेगा। तो इसलिए हमारे लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि हम एनवायरनमेंट के जितने भी न्यूज़ हैं उनको कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर करें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि अप्रैल के महीने में कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो हमें अपने अपकमिंग किसी भी एग्जाम्स के लिए जानने ज़रूरी है। इससे पहले मैं आप सबको याद दिला दूँ दोस्तों कि इस मंथली करंट अफेयर्स की जो सीरीज़ है, उसको आप मेरे चैनल पे जाके विज़िट कर सकते हैं। इसका एक अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है। वहाँ पे आपको अलग-अलग मंथ के एनवायरनमेंट के करंट अफेयर्स मिल जाएँगे। साथ ही साथ अगर आप लक्ष्मीकांत को कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ना चाहते हैं, तो आप इस चैनल पे जाके लक्ष्मीकांत की भी प्लेलिस्ट को विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पे आप बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ही डिटेल में लक्ष्मीकांत के जो लेटेस्ट बुक है, उसको कवर कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप एनसीईआरटी को कवर करना चाहते हैं, तो आप एनसीईआरटी की भी प्लेलिस्ट को विज़िट कर सकते हैं और इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आते हैं हम अपने मेन कंटेंट पे। सबसे पहला इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो अप्रैल के 2024 के महीने में है, वो ये कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के प्रोटेक्शन के बारे में एक न्यूज़ आया था, जिसमें ये कहा गया था कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है और सुप्रीम कोर्ट ने इनके प्रोटेक्शन के संबंध में कुछ गाइडलाइंस इशू की थी। देख, अब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है, इनको कौन-कौन सी बातों से खतरा है, कौन-कौन से चीज़ें से खतरा है, हम एक बार इस पर नज़र डाल लेते हैं। सबसे बड़ा खतरा दोस्तों इनका हैबिटेट लॉस और डिग्रेडेशन है। यानी कि ये जिन एरिया में रहते हैं, उन एरिया में अब रहने लायक इनकी कंडीशन नहीं रह गई है, तो इनका हैबिटेट लॉस हो रहा है। फिर हम अक्सर देखते हैं कि पावर लाइन्स के साथ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड टकरा जाते हैं और इनकी डेथ हो जाती है। अब इसी संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस भी इशू किए थे कि जो पावर लाइन्स हैं उनको अंडरग्राउंड किया जाए। तो इसमें जो कॉम्प्लेक्सिटी आती है, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक्नॉलेज किया है और उसकी उसी के संबंध में ये जो हमारा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो चर्चा में रहा है। फिर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को पोचिंग से भी बहुत ज़्यादा खतरा है, इनकी हंटिंग भी की जाती है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि ये सारे थ्रेट्स ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को हैं। अगर हम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के प्रोटेक्शन के स्टेटस की बात करें, तो दोस्तों ये IUCN में क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। वहीं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की बात करें, तो ये शेड्यूल 1 में है। अब जब मैंने आपको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बताया था, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 से अगर आप शेड्यूल 4 की तरफ जाते हैं, पहले 6 शेड्यूल हुआ करते थे, 2022 के अमेंडमेंट के माध्यम से WPA में अब केवल 4 शेड्यूल रह गए। तो शेड्यूल 1 से जब आप शेड्यूल 4 की तरफ जाएँगे, तो जो प्रोटेक्शन का लेवल है, वो घटता जाता है, वो डिक्रीज़ होता जाता है। तो अगर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड शेड्यूल 1 में है, तो आप समझ सकते हैं कि इनको किस हद तक प्रोटेक्शन प्राप्त है। अब देखिए, अगर हमने इसके बारे में देखा कि इनको बहुत सारी बातों से खतरा है, बहुत सारे कारणों से खतरा है, तो ज़रूरी है कि उनके लिए कुछ कंज़र्वेशन एफर्ट्स भी लगाए जाएँ। तो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को इम्प्लीमेंट किया है, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर क्रिटिकल एरियाज़ जहाँ पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अबंडेंस में पाए जाते हैं, वहाँ पे पावर लाइन्स को अंडरग्राउंड किया गया है ताकि ये उड़ते समय पावर लाइन से टकरा ना सके और इनकी डेथ ना हो। फिर इनके कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम्स को भी शुरू किया गया है ताकि इनके नंबर्स को इंक्रीज़ किया जा सके। तो ये इनके साथ इनके कंजर्वेशन के लिए कुछ एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं। अब अगर इनके हैबिटेट की बात करें, तो ये मोस्टली दोस्तों देखिएगा आप कि राजस्थान के थार डेजर्ट के आसपास आपको मिलते हैं और ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गुजरात, राजस्थान और आंध्र प्रदेश, इन 3 जगहों पे ही ज़्यादातर कन्फाइंड है, यहीं पे सीमित है। इसके अलावा ये हमारे देश के और ज़्यादा हिस्सों में नहीं पाया जाता। आपको ये भी जानना चाहिए कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम में भी कवर किया गया है। यानी
ये एक ग्लोबल एक ऐसी पहल है जिसके माध्यम से जिन भी स्पीशीज़ पे बहुत ज़्यादा खतरा है और जो स्पीशीज़ हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उनके रिकवरी के लिए ये प्रोग्राम चलाया जाता है। तो ये हमारे आज का पहला इम्पोर्टेंट न्यूज़ था। अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि दूसरा जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है एनवायरनमेंटल मूवमेंट्स इन इंडिया। अब देखिए ये चर्चा में क्यों रहा है? दोस्तों 2024 का जो साल था वो चिपको मूवमेंट के 50 साल पूरा होने का साल था। तो इस वजह से ये चिपको मूवमेंट चर्चा में आ जाता है, तो इसके बारे में जानना ज़रूरी हो जाता है। देखिए दोस्तों, चिपको मूवमेंट उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में चलाया गया एक नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस था, अहिंसात्मक प्रतिरोध था। अगर इसकी बात करें तो इसको बिश्नोई कम्युनिटी ने स्टार्ट किया था और इसके टाइम पीरियड की बात करें तो ये 18वीं सेंचुरी में किया गया था। इनको अमृता देवी ने लीड किया था और इन्होंने इस बात के आधार पर इस आंदोलन को शुरू किया था कि जोधपुर के किंग ने एक ऑर्डर पास किया कि उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में जो भी पेड़ हैं उनको काट दिया जाए। तो उन्होंने इसे जोधपुर के किंग के ऑर्डर के अगेंस्ट में चिपको मूवमेंट को लीड किया था। अब में कुछ और भी मेजर लीडर्स थे जिसमें आपने सुंदरलाल बहुगुणा का नाम जरूर सुना होगा। चांदी प्रसाद भट्ट थे, गौरव देवी इत्यादि थी। तो आप इनके नाम याद रख सकते हैं। अब चिपको आंदोलन के अलावा भी हमारे देश में और भी कई एनवायरमेंटल मूवमेंट्स हुए हैं, उन पर भी नज़र डालना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एग्जामिनर जो है वो केवल और केवल चिपको आंदोलन से सवाल पूछे। तो हम अदर एनवायरमेंटल मूवमेंट्स में देखें तो साइलेंट वैली मूवमेंट 1973 का है, जो कि केरला में चलाया गया था। दरअसल कुंदापुझा रिवर के ऊपर जब हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बनाया गया था, तो इसी डैम के अगेंस्ट में ये मूवमेंट को चलाया गया था। फिर हम देखते हैं 1983 में अप्पिको मूवमेंट कर्नाटका में चलाया गया था। पांडुरंग हेगड़े ने इसको लीड किया था, आप ध्यान में रखेंगे। फिर नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 में मेधा पाटकर ने चलाया था। तो ये कुछ और भी इम्पॉर्टेंट इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। अब दोस्तों अगला जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है इस महीने का वो है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ई वेस्ट। अब ये चर्चा में क्यों है? तो दरअसल ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2024 नाम से एक रिपोर्ट रिलीज किया गया है। इस रिपोर्ट को प्रिपेयर और प्रोड्यूस यूनिटार और सस्टेनेबल साइकिल्स प्रोग्राम और इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन ने किया है। तो अगर हम ई वेस्ट के बारे में बात करें तो दोस्तों ई वेस्ट जो होता है वो कोई भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होता है जिसको कि वेस्ट के रूप में कंसिडर किया जाता है अगर दोबारा से उसका रीयूज करने का इंटेंट नहीं है। आप ये पिक्चर देख सकते हैं किस तरीके से ये हमारे देश में ई वेस्ट है। आप देख रहे हैं कि ये इतना ज़्यादा कचरा है कि ये आदमी इतने छोटे लग रहे हैं, इनको आप ध्यान से देख भी नहीं पा रहे होंगे। तो हमारे देश में ई वेस्ट एक बहुत बड़ी समस्या है और इसको कंट्रोल करने के लिए अलग अलग रूल्स भी लाए जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखेंगे ई वेस्ट रूल्स, हम सभी अब इसको अभी आगे देखेंगे। तो ये हमने ई वेस्ट के बारे में देखा कि कोई भी ऐसा इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो कि दोबारा से रीयूज करने का उसमें इंटेंट नहीं है तो फिर हम उसको वेस्ट के रूप में डिक्लेयर कर देते हैं। तो ये जो ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2024 रिपोर्ट आया है, इसके की हाइलाइट्स के बारे में अगर हम बात करें तो दोस्तों इंडिया दुनिया भर में तीसरा सबसे बड़ा ई वेस्ट जनरेटर है आफ्टर चाइना और यूएसए। 2023 में 2023 में 62 बिलियन केजीज ई वेस्ट ग्लोबली जनरेट हुआ। और अगर ई वेस्ट जनरेशन में पर कैपिटा कंट्रीब्यूशन की बात करें तो उसमें यूरोप सबसे ज़्यादा है और उसके बाद फिर इसने ओशिनिया है, अमेरिका है। तो ये हम कॉन्टिनेंट्स की बात कर रहे हैं। कॉन्टिनेंट के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो जो ई पर कैपिटा ई वेस्ट जनरेशन है, यानी कि एक व्यक्ति के द्वारा कितना ई वेस्ट जनरेट किया गया है, हम इसको पर कैपिटा ई वेस्ट जनरेशन कहते हैं। तो इसमें यूरोप सबसे आगे, ध्यान में रखेंगे। अब सवाल उठता है कि ई वेस्ट का मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, ई वेस्ट का एनवायरमेंटल रिस्क बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल कहने का मतलब कि इनका डिकम्पोजिशन नहीं होता है, ये एनवायरनमेंट में एक लंबे टाइम पीरियड तक बने रहते हैं और फिर जब ये हमारे एनवायरनमेंट में एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो इससे हमारे पर्यावरण को खतरा पहुंचता है। फिर ई वेस्ट से बहुत सारे हेल्थ संबंधी भी खतरे हैं। फॉर एग्जाम्पल जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होते हैं उसमें लगभग हजारों टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि मर्क्यूरी है, लेड है। तो ये सब हमारे हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है, इस वजह से ई वेस्ट को मैनेज करना ज़रूरी होता है। फिर ई वेस्ट मैनेजमेंट से हमें इकोनॉमिक बेनिफिट भी मिल सकता है क्योंकि
बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट ऐसे हैं जिसमें कि प्रेशियस मेटल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम। तो इन सब को हम रिसाइकल करके कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट भी ले सकते हैं। तो इसलिए ई वेस्ट मैनेजमेंट ज़रूरी है। और फिर जो ई वेस्ट होता है ये लैंडफिल की समस्या को भी पैदा करता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा लैंडफिल में स्पेस को टेकअप कर लेता है। तो इस वजह से बाकी दूसरे कचरों के लिए उसमें जगह नहीं बचती। तो जो कचरे हैं फिर उसका ढंग से प्रबंधन नहीं हो पाता, उनका मैनेजमेंट ढंग से नहीं हो पाता। तो ये दोस्तों हमने ई वेस्ट के बारे में देखा। अब हम अगले इंपॉर्टेंट न्यूज़ पे बढ़ते हैं जो मिलेट्स के बारे में है। अभी चर्चा में क्यों है? दोस्तों, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया है। अब ये जो डिसीजन है वो इंडिया के प्रपोजल से मोटिवेटेड है, आप ध्यान में रखेंगे। इंडिया ने दरअसल यूएन के जनरल असेंबली में एक प्रपोजल रखा था कि जो मिलेट्स हैं इनके कंजम्पशन को, इनके प्रोडक्शन को थोड़ा इंक्रीज किया जाए, क्योंकि ये ऐसे सीरियल्स हैं जो हमारे हेल्थ के लिए तो बेनिफिशियरी हैं ही, साथ ही बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव भी हैं। तो गरीब लोग भी इसको बहुत आसानी से परचेज कर पाएंगे और इनका हेल्थ बेनिफिट भी उनको मिल पाएगा। तो अगर हम मिलेट्स के बारे में बात करें, तो मिलेट्स स्टेपल क्रॉप्स हैं जो कि सेमी एरिड ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं। सेमी एरिड ट्रॉपिकल का इसको हिंदी में अगर हम कहें, तो हिंदी में हम इसको अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कह सकते हैं। जो मेरे हिंदी वाले भाई होंगे उनको हो सकता है सेमी एरिड ट्रॉपिकल रीजन ना समझ में आए, तो उनके लिए मैं ये लिख देता हूँ, अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, तो ये इस रीजन में पाए जाते हैं। साइज के बेस पे ये दो टाइप के हो सकते हैं। एक मेजर मिलेट्स जिसमें आप सरगम देख सकते हैं, सोरगम देख सकते हैं, ये वो होना चाहिए। फिर फिंगर मिलेट्स देख सकते हैं, पर्ल मिलेट्स देख सकते हैं। अब फिंगर मिलेट्स और पर्ल मिलेट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। फिर उसके बाद दूसरा होता है माइनर मिलेट्स, तो ये ऑब्वियसली साइज में बहुत छोटा होगा। तो अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में दोस्तों मिलेट्स की बात करें, तो इंडिया पूरी दुनिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिलेट्स का। और ये टोटल मिलेट्स प्रोडक्शन का लगभग 41% अकेले प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है। तो ये आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर देखिए कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर होने के बावजूद इंडिया जो है वो फिफ्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। अब इसके पीछे का रीजन है हमारे देश की जनसंख्या का बहुत ज़्यादा होना। जो भी मिलेट्स का प्रोडक्शन होता है उसको हमारे देश के अंदर ही इतना ज़्यादा कंज्यूम कर लिया जाता है कि हमारे पास एक्सपोर्ट करने के लिए मिलेट्स उतना ज़्यादा नहीं बचता। दैट इज़ वाई हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर तो हैं लेकिन फिफ्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। तो ये आप चीज़ ध्यान में रखेंगे। फिर अगर हम इंडिया में मेजर मिलेट्स प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की बात करें, तो इसमें राजस्थान आता है, यूपी है, हरियाणा है, कर्नाटका है, महाराष्ट्र और गुजरात। तो ये आप 4-5 नाम आप याद में रख सकते हैं। अब दोस्तों, इंडिया में मिलेट्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। तो इस वजह से अगर हम बात करें कि इंडिया में मिलेट्स के प्रमोशन के लिए कौन-कौन से इनिशिएटिव्स हैं, तो हम देखते हैं 2023 का श्री अन्न स्कीम है। और इस स्कीम के तहत मिलेट्स पे रिसर्च करने के लिए एक रिसर्च सेंटर हैदराबाद में स्टैब्लिश किया गया। फिर ऐसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो कि मिलेट्स पे बेस्ड हैं, उनके लिए पीएलआई स्कीम लाया गया है। पीएलआई स्कीम दोस्तों प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव है। इसमें प्रोडक्शन के लिए इंसेंटिव दिया जाता है ताकि जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो तो जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उनका प्रोडक्शन कॉस्ट तो कम हो ही, साथ ही साथ ये कंज्यूमर्स के लिए भी अफोर्डेबल रेट पे अवेलेबल है। फिर दोस्तों, हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2018 को नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में डिक्लेयर किया था और मिलेट्स की रीब्रांडिंग करके उनको न्यूट्री सीरियल्स नाम दिया था। ठीक। अब आगे, तो ये हमारा दोस्तों मिलेट्स के बारे में जो न्यू करंट अफेयर्स था वो हमने देखा। अब हम देखते हैं बेस फ्लो के बारे में। अब बेस फ्लो चर्चा में इसलिए है क्योंकि एक रीसेंट स्टडी में इस बात को हाईलाइट किया गया है कि पेनिनसुलर इंडिया यानी कि प्रायद्वीपीय भारत में जो नदियों में बाढ़ आते हैं, उन आने वाली बाढ़ों में बेस फ्लो का बहुत ज़्यादा योगदान है। तो बेस फ्लो क्या होता है ये जानना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों देखो, कोई भी रिवर बह रही है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक स्ट्रीम फ्लो कर रही है। तो इस रिवर में नीचे से ग्राउंड वाटर का आके मिलना, इसी को हम बेस फ्लो कहते हैं। अब इसके बहुत सारे फायदे हैं। तो सबसे पहले देखिए, बेस फ्लो कुछ नहीं है, पोर्शन ऑफ स्ट्रीम फ्लो दैट ओरिजिनेट फ्रॉम ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज। तो किसी बहती हुई नदी में या किसी बहते हुए स्ट्रीम में जब ग्राउंड वाटर का डिस्चार्ज होके ग्राउंड वाटर का पानी उस स्ट्रीम में मिल जाता है तो हम इसको बेस फ्लो कहते हैं। अब ये
बेस फ्लो जो है वो लैंड की टोपोग्राफी पर डिपेंड करता है कि वहाँ का टोपोग्राफी कैसा है, जो सॉइल है उसके नेचर पर भी डिपेंड करता है, और उस वहाँ पे किस तरह का लैंड यूज पैटर्न है इस बात पे भी डिपेंड करता है। तो ये दोस्तों बेस फ्लो बहुत ही सिग्निफिकेंट हो जाता है इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये रिवर फ्लो को मेंटेन करता है, और जो रिवर में इकोसिस्टम पाए जाते हैं उन इकोसिस्टम को भी मेंटेन करने में हेल्प करता है। फिर जो माफ कीजिएगा, फिर जो बेस फ्लो है वो रिवर के अंदर या किसी भी स्ट्रीम के अंदर सिल्ट एक्यूमुलेशन को कम करता है। अब सिल्ट एक्यूमुलेशन दोस्तों एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। अब इसको इस कॉन्टेक्स्ट में समझें कि बिहार की जो शोक है कोसी नदी को कहा जाता है ना। जो बिहार की शोक है वो है कोसी नदी। अब कोसी नदी से जो बाढ़ लाई जाती है इसका मेन रीजन ही होता है सिल्ट एक्यूमुलेशन। दरअसल इस नदी में बहुत सारे जब सिल्ट एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो इस नदी को अपना रास्ता बदलना पड़ता है ना। और इस सिल्ट के एक्यूमुलेशन की वजह से जब वो रास्ता अपना बदलती है तो अपने आसपास के क्षेत्रों में भयानक बाढ़ लाती है, और अपने इसी यूनिक जो है कैरेक्टर के कारण इसको बिहार का शोक कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से सिल्ट एक्यूमुलेशन एक खराब चीज होती है। तो जो बेस फ्लो है वो इसे सिल्ट एक्यूमुलेशन को रिड्यूस करता है। इसके साथ साथ बेस फ्लो वाटर क्वालिटी को भी मेंटेन करके रखता है, क्योंकि ग्राउंड वाटर वाटर का प्योरेस्ट फॉर्म में से एक है। तो जब वो किसी स्ट्रीम में इंक्लूड होगा तो ऑब्वियसली उसकी वाटर क्वालिटी में बढ़ोतरी होगी। तो ये हमने बेस फ्लो के बारे में देखा। अब इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं इसको। आप जब दोस्तों इसका पीडीएफ जब आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करेंगे, जिसका लिंक आपको उसके चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाके आप इस मैप को आसानी से पढ़ सकते हैं और इस मैप को अच्छे से समझ भी सकते हैं। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो सीपीसीबी के फंड से रिलेटेड है। ये चर्चा में इसलिए रहा है क्योंकि एक रिपोर्ट में इस बात को दिखाया गया है कि सीपीसीबी के पास जो इन्वायरमेंटल फंड्स थे उसका 80% जो है वो अनयूटिलाइज्ड है, उसका इस्तेमाल ही नहीं किया गया है, केवल 20% फंड्स का इस्तेमाल किया गया है। तो देखिए दोस्तों, सीपीसीबी दरअसल दो हेड्स के थ्रू अपना कॉम्पनसेशन पाता है। पहला है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन चार्ज। इसको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के आधार पे इसको रिसीव किया जाता है। कोई भी मैन्युफैक्चरर जो है वो 1% एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन चार्ज पे करता है उन स्पेसिफाइड न्यू डीजल व्हीकल्स पे जो कि दिल्ली और एनसीआर में चलते हैं। इसके ऊपर 1% का ईपीसी मैन्युफैक्चरर पे करता है। और दूसरा है एनवायरमेंटल कंपनसेशन। अब इसको एनजीटी के ऑर्डर के अनुसार इसको रिसीव किया जाता है। तो ये दो तरीके हैं जिनके माध्यम से सीपीसीबी को कॉम्पनसेशन मिलता है। तो इन दो तरीकों से जितने भी फंड सीपीसीबी के पास आए थे उनका केवल 20% यूज हुआ और 80% अभी भी बचा हुआ है। तो इसी के बारे में ये रिपोर्ट आई है। तो अब यहाँ पे दोस्तों सीपीसीबी के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। सीपीसीबी जो है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको कि वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 इसके तहत स्थापित किया गया है। साथ ही सीपीसीबी को जो है वो एयर एक्ट है 1981 का, उससे भी शक्ति मिलती है। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है उससे भी शक्ति मिलती है। तो ये तीन चार एक्ट्स हैं जो आपस में मिलके सीपीसीबी को बहुत सारी शक्तियां प्रदान करते हैं। अब सीपीसीबी के बारे में मैंने फरवरी या मार्च के करंट अफेयर्स में बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया है। तो आप उस वीडियो को भी विजिट कर सकते हैं जो कि आपको मेरे इसी चैनल पे आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ निकल के आता है अप्रैल के महीने में वो है जियो पार्क्स के बारे में। आप देख सकते होंगे कि जियो पार्क्स कितने खूबसूरत दृश्य होते हैं। ये जियो पार्क है, ये आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। तो ये चर्चा में इसलिए रहा है दोस्तों क्योंकि यूनेस्को ने 18 नए जियो पार्क्स को एंडोर्स किया है और इसको ग्लोबल जियो पार्क्स नेटवर्क में शामिल करने की घोषणा की। अब इन 18 नए जियो पार्क्स की घोषणा के बाद जो टोटल नंबर ऑफ जियो पार्क्स हैं वो बढ़ के 213 हो गए हैं, जो कि टोटल 48 कंट्रीज में फैले हुए हैं। तो अभी 18 जो नए जियो पार्क्स को यूनेस्को ने ऐड किया है उनमें से अगर हम कुछ मेजर जियो पार्क्स की बात करें तो उसमें आपका लैंड ऑफ एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज पोलैंड का है। ये आप देख सकते हैं आप अपने स्क्रीन पे। ये मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये लैंड ऑफ एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज है जो कि पोलैंड में है। ठीक है। फिर दूसरा है इम्पैक्ट क्रेटर लेक जो फिनलैंड में है। अब आप ये लेक देख सकते हैं दोस्तों। लग रहा है कि कहीं से कुछ आके टकराया था उसकी वजह से ये गड्ढा हुआ है और इस गड्ढे में अब पानी जमा हुआ है। इसी को
इम्पैक्ट क्रेटर लेक कहते हैं। हमारे देश में कहाँ पे एक क्रेटर लेक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और फिर ये उबेराबा जो है जियोलॉजिकल जियो पार्क, ये आप ब्राजील में देख सकते हैं। ये इसकी तस्वीर ये रही स्क्रीन पे, इसको अच्छे से देख सकते हैं। तो ये दोस्तों जियो पार्क्स के बारे में न्यूज़ था। तो हमें इतना जानना चाहिए था कि जियो पार्क्स क्या है, किसके द्वारा जियो पार्क्स स्थापित किए जाते हैं। अब अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है 1 मिलियन यूथ एक्शंस चैलेंज। दरअसल इसको वन यूएन क्लाइमेट चेंज लर्निंग पार्टनरशिप के द्वारा प्रमोट किया जा रहा है, और इसका एम है कि 10 से 30 साल तक के जो यूथ हैं वो ऐसे कॉन्क्रीट एक्शंस लें जिससे कि एक सस्टेनेबल फ्यूचर का निर्माण हो सके। ठीक है, तो युवाओं को क्लाइमेट चेंज में, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए दरअसल ये एक एक्शन चैलेंज को शुरू किया गया। अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्रमोट करने के लिए काम करता है। तो आप अगर कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं तो मुझे अच्छा लगेगा। और आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि जो ये चैलेंज है, ये जो 6 SDG को टारगेट करता है, जैसे SDG 6, SDG 12, SDG 13 और 15, तो इन पांचों में किन किन बातों की चर्चा है, ये भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। फिर अगला जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है क्लाइमेट प्रॉमिस इनिशिएटिव। ये यूएनडीपी का एक इनिशिएटिव है, और ये डेवलपिंग कंट्रीज को अपने एनडीसी यानी नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस को एनहांस और इम्प्लीमेंट करने में वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑफर है और वर्ल्ड का लार्जेस्ट सपोर्ट है। आप इस बात को समझिए कि डेवलपिंग जो नेशंस हैं, जितने भी दुनिया भर के डेवलपिंग नेशंस हैं, इन्होंने अपने 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 तरफ से एक एनडीसी डिसाइड किया है, नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन। और ये फिर क्या करते हैं, क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करने के लिए इन कंट्रीब्यूशंस के लिए मिल के काम करते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इस इम्प्लीमेंटेशन में यूएनडीपी का जो ये इनिशिएटिव है, क्लाइमेट प्रॉमिस इनिशिएटिव, वो इनको हेल्प करेगा। अब अगर हम नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशंस की बात करें, तो ये दरअसल पेरिस अग्रीमेंट 2015 में पहली बार अस्तित्व में आया था। तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि क्लाइमेट प्रॉमिस इनिशिएटिव क्या है। अगला जो दोस्तों इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो है लैंड यूज एंड लैंड कवर एटलस ऑफ इंडिया। अब आप ये एटलस देख सकते हैं, ये लैंड यूज और लैंड कवर है। तो अब इसमें आपको जाननी ज़रूरी बात है, आप ये जाननी है आपको कि इस एटलस को नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ने रिलीज़ किया है। ठीक है, अगर हम इसके हाइलाइट्स की बात करें तो इसमें ये कहा गया है कि खरीफ और रबी क्रॉप का जो लैंड है वो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हुआ है, और हमारे देश में शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है वो बढ़ा है अंटिल 2016-17। अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट कर करके खेती करना। जैसे अगर हमने इस जगह पे खेती की, फिर यहाँ के ज़मीन के अनुपजाऊ होने के बाद हम आगे किसी दूसरी ज़मीन पे चले जाते हैं, फिर किसी तीसरी ज़मीन पे चले जाते हैं, शिफ्ट करते रहते हैं। इसी को शिफ्टिंग एग्रीकल्चर शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहा जाता है। तो दोस्तों इसमें फ़ायदा ये होता है कि जब इस लैंड को हमने एक बारी फसल उगा के छोड़ दिया तो फिर इस पर सेकेंडरी सक्सेशन होता है, और ये लैंड दोबारा उपजाऊ बन जाती है जब तक कि हम इस वाले लैंड पे खेती कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। फिर अगला जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो ग्रीन बॉन्ड्स और सोशल बॉन्ड्स के बारे में। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि बॉन्ड्स क्या होते हैं। बॉन्ड्स ऐसे डेट सिक्योरिटीज होते हैं जिसके माध्यम से सरकार या कोई भी कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या कोई भी कॉरपोरेशन क्या करता है, पैसे जुटाता है, ये बॉन्ड्स को इशू करता है, और इस बॉन्ड्स को जो परचेज करते हैं वो सर कॉरपोरेशन या सरकार को पैसे देते हैं। तो ग्रीन बॉन्ड और सोशल बॉन्ड क्या है, अब देखिए ग्रीन बॉन्ड्स जो है नाम से पता चल रहा है कि ये ऐसे प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए इशू किए जाते हैं जो कि इन्वायरमेंटली फ्रेंडली है। और इंडिया के अगर पहले ग्रीन बॉन्ड की बात करें तो इसको यस बैंक ने 2015 में इशू किया था। वहीं सोशल बॉन्ड्स ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जो सोशल इश्यूज को एड्रेस करने वाले प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए इशू किया जाता है। आप देखेंगे कि इन सोशल बॉन्ड से जो अफोर्डेबल हाउसिंग है, हेल्थ केयर सेक्टर है, इन सब से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स चलाए जाते हैं जिससे वल्नरेबल पॉपुलेशन को फ़ायदा होता है ना। तो ये ग्रीन बॉन्ड और सोशल बॉन्ड के बारे में हमने देखा। अब अगला जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2023। इस रिपोर्ट को WMO यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया है। अगर हम की फाइंडिंग्स की बात करें तो इस रिपोर्ट के अनुसार 2023 अभी तक का सबसे गर्म साल रहा है,
और इसमें जो टेम्परेचर था वो प्री इंडस्ट्रियल बेसलाइन से 1.5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा था। कहने का मतलब कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के पीरियड से पहले जितना टेम्परेचर था उससे 1.5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा 2023 में देखने को मिला है। तो ये स्टेट ऑफ वर्ल्ड ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट के बारे में हम ध्यान में रख सकते हैं। इसको रिलीज किसने किया है और इसके की फाइंडिंग्स क्या है। चलिए, अब हम बात करते हैं क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन प्रोग्राम के बारे में। दोस्तों, इस क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन प्रोग्राम से रिलेटेड एक रिपोर्ट इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने इशू किया है, अब सॉरी रिलीज किया है। अब इस रिपोर्ट की बात करें तो इस रिपोर्ट को 2017 में पहली बार लॉन्च किया गया था। और जहाँ पे अभी जो मैंने आपसे इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की चर्चा की, इसका हेडक्वार्टर आप पेरिस में देखेंगे। तो इसमें आपको बस मेनली ये जानना है कि ये रिपोर्ट रिलीज किसने की है। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा जानने वाली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें बात नहीं है। फिर हम देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है परमाफ्रॉस्ट रीजन के बारे में। दोस्तों, परमाफ्रॉस्ट के बारे में अगर हम बात करें तो ये ऐसे इलाके होते हैं जो परमानेंटली फ्रोजन होते हैं, चाहे वो अर्थ के ऊपर हो या अर्थ के सरफेस पे हो। मैंने आपको क्रायोस्फेयर के बारे में बताया था। तो परमाफ्रॉस्ट जो होता है ये इसी क्रायोस्फेयर का पार्ट होता है। हमारी पृथ्वी पे जितने भी ऐसे एरियाज जहाँ पे बर्फ पाए जाते हैं उन सबको मिला के क्रायोस्फेयर का निर्माण होता है। और इसी क्रायोस्फेयर का एक बड़ा पार्ट होता है परमाफ्रॉस्ट, जो कि हमारे एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों, जो परमाफ्रॉस्ट है वो यूजुअली 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे या 0 डिग्री सेल्सियस पे कम से कम 2 साल तक बना रहता है, तो हम उसको परमाफ्रॉस्ट कहते हैं। अब परमाफ्रॉस्ट जो है, आप देख सकते हैं इस वाले पिक्चर में कैसे ज़मीन के अंदर ये जो बर्फ़ है वो जमी हुई है। तो अब अगर ये बर्फ़ पिघलने लगे तो उसके बहुत सारे इम्पैक्ट हमें देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन परमाफ्रॉस्ट में ग्रीन हाउस गैस का बहुत ज़्यादा स्टोरेज होता है। ये कार्बन सिंक के रूप में भी काम करते हैं। तो जब इनकी थॉइंग होती है या फिर जब ये पिघलते हैं तो फिर ये ग्रीन हाउस गैसेस को एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं। ठीक है, तो जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है। ग्रीन हाउस गैस को आप जानते हैं कि इनका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है। फिर परमाफ्रॉस्ट के थॉइंग से एक प्रॉब्लम ये भी हो सकती है कि डिजीज़ का आउटब्रेक हो सकता है। दरअसल परमाफ्रॉस्ट जो है दोस्तों वो 1000 साल 2000 साल इतने लंबे टाइम से बर्फ़ के रूप में जमे हुए हैं। तो जब ये बर्फ़ पिघलेंगे तो हो सकता है इसके अंदर बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज भी जमे होंगे जो हम जिसके बारे में अभी हम फेमिलियर नहीं हैं। तो अगर ऐसा कोई बैक्टीरिया ह्यूमन के कांटेक्ट में आता है तो उससे हमको एक बड़ी बीमारी होने का खतरा हो सकता है। फिर परमाफ्रॉस्ट के थॉइंग से हम इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इंस्टेबिलिटी देख सकते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये ज़मीन के नीचे परमाफ्रॉस्ट था। अगर ये परमाफ्रॉस्ट पिघल गया तो ये जो पाइपलाइन हमने बिछा रखी थी गैस के वाले, ये जो हमने स्ट्रक्चर बना रखा था, ये सभी टूट जाते हैं। तो ये दोस्तों परमाफ्रॉस्ट के बारे में न्यूज़ था। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम कोरल ब्लीचिंग के बारे में देखते हैं कि एक रिपोर्ट में ये कहा गया है। इस रिपोर्ट को इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव और कोरल रीफ वॉच ने पब्लिश किया है। तो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि फोर्थ ग्लोबल मास कोरल ब्लीचिंग इवेंट शुरू हो चुका है। अब आप देखिए, इस तरफ आपको एक हेल्दी कोरल देखने को मिलेगा और इस तरफ ये ब्लीच्ड कोरल है। आप देख सकते हैं इसमें कितना अंतर है। तो अगर हम कोरल्स के बारे में बात करें तो कोरल्स जो हैं वो एक इनवर्टिब्रे एनिमल्स हैं। ऐसे एनिमल्स जिनमें स्पाइनल कॉर्ड नहीं होता उनको हम इनवर्टिब्रे एनिमल्स कहते हैं। और ये क्निडेरिया फैमिली को बिलोंग बिलोंग करते हैं। दरअसल कोरल कोरल जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है हार्ड कोरल, एक होता है सॉफ्ट कोरल। तो आपने जो कोरल रीफ सुना होगा वो हमेशा हार्ड कोरल से ही बनते हैं। अब हम ज़रा कोरल रीफ के बारे में भी बात कर लेते हैं। दोस्तों, कोरल रीफ एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है कोरल पॉलिप्स और एक एल्गी होता है जिसका नाम है जूजेंथेलाई। तो इन दोनों के बीच का एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है जहाँ कोरल पॉलिप्स जूजेंथेला एल्गी को आवास देते हैं, उनको रहने की जगह देते हैं। वहीं जूजेंथेला एल्गी फोटोसिंथेसिस करके कोरल पॉलिप्स को एनर्जी देते हैं, फूड देते हैं। तो इनके बीच में एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। कोरल रीफ के अगर ग्रोथ के लिए कंडीशंस की बात करें तो इनको वार्म वाटर चाहिए, सॉल्टी वाटर चाहिए, क्लियर एंड शैलो मरीन वाटर चाहिए। शैलो का मतलब उथला पानी चाहिए। फिर इनको स्टेबल टेम्परेचर चाहिए और अबंडेंट सनलाइट चाहिए। अब देखिए, शैलो मरीन वाटर में ही अबंडेंट सनलाइट मिल सकता है। डीप वाटर में आपको अबंडेंट सनलाइट देखने को नहीं मिलेगी। तो ये इनके ग्रोथ के कुछ कंडीशंस हैं। अब जो रीफ्स होते हैं उनके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। सबसे पहला तो उनका इम्पोर्टेंस इस कॉन्टेक्स्ट में है कि वो बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी और प्रोडक्टिविटी को होल्ड करते हैं।
अब इसी वजह से इनको रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशन भी कहा जाता है। इनको रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशन कहा जाता है, किनको? कोरल रीफ्स को। ये आप ध्यान में रखेंगे। फिर कोरल रीफ मरीन लाइफ के लगभग 25% मरीन लाइफ को सपोर्ट करते हैं। यानी मरीन लाइफ जितनी भी है उसका टोटल सिर्फ जो उसका 25% ये कोरल रीफ सपोर्ट करते हैं। फिर ये स्टॉर्म के इम्पैक्ट को भी कम कर सकते हैं। ये टूरिज्म को भी प्रमोट करते हैं। आप ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में देखेंगे कि लगभग वहाँ पे हर साल हजारों लाखों करोड़ों लोग जाते हैं और वहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ को विजिट करते हैं। फिर जो कोरल रीफ्स होते हैं ये कार्बन सिंक के रूप में भी काम करते हैं। कार्बन सिंक कोई ऐसी जगह होती है जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का सीक्वेस्ट्रेशन होता है या कार्बन का सीक्वेस्ट्रेशन होता है। तो अब चलिए, ये हमने कोरल रीफ के बारे में देखा। अब कोरल रीफ के इंपॉर्टेंस को देखते हुए इनको हमेशा से कंजर्व करने की पहल रही है। अब देखते हैं कि कौन कौन से पहले हैं। तो इन पहलों को हम दो लेवल पे देख सकते हैं, एक ग्लोबल लेवल पे, एक इंडिया के लेवल पे। तो ग्लोबल लेवल पे हम देखते हैं कोरल कोरल ट्रायंगल इनिशिएटिव है जो कि वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में है। ये आप मैप में देख सकते हैं, ये है कोरल ट्रायंगल इनिशिएटिव। ये कोरल ट्रायंगल इनिशिएटिव जो है इसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपाइंस, पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन आइलैंड्स और तिमोर लिस्ट है। इन 6-7 देशों के वाटर्स आते हैं और उस उनके अंदर कोरल को कंजर्व करने की पहल की गई है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज बनाए गए हैं, इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट बनाया गया है ताकि कोरल रीफ के ब्लीचिंग को रोका जा सके। अब अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों, गेप लिमिटेशन। ये क्या होता है? अब इसको सिंपल टर्म में मैं आपको बस ऐसे समझाता हूँ कि गेप लिमिटेशन जो है वो ये डिटरमिन करता है कि कोई भी प्रेडेटर कितना बड़ा प्रे को खा सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि ये देखिए, ये मछली इतनी बड़ी है, इसका मुख इतना बड़ा है, तो ये इस इतनी बड़ी मछली को खा सकती है, इतनी छोटी। तो कोई भी प्रेडेटर उसका जो गेप है या माउथ है, माउथ को ही गेप कहा जाता है, वो जितना बड़ा होगा उसके प्रे का साइज उतना बड़ा होगा। इसका मतलब ये है कि जो स्मॉल प्रेडेटर हैं वो स्मॉल जानवर वो स्मॉल प्रे को खाएंगे और जो बड़े प्रेडेटर हैं वो बड़े प्रे को खाएंगे। तो इसी को गेप लिमिटेशन कहते हैं। सिंपल शब्दों में अगर मैं बताऊं दोस्तों, तो आप बस इतना ध्यान रखिए कि किसी भी स्पीशीज का जो माउथ है, ये माउथ जितना बड़ा होगा वो उसके हिसाब से ही अ, अपने प्रे को खाएंगे। अब पिछले वीडियो में मैंने आपको इंडियन घड़ियाल के बारे में बताया था। तो उनका जब आप मुख देखेंगे तो उनका शेप ऐसा है। तो ऐसे शेप होने की वजह से ही कहा जाता है कि वो ये पाइप की तरह आगे है। तो ऐसे शेप की वजह से कहा जाता है कि वो मैन ईटर नहीं है, वो मैन को नहीं खा सकते। तो ये दोस्तों गेप लिमिटेशन था। अगला है वासुकी इंडिकस। दोस्तों पैलियोंटोलॉजिस्ट्स ने क्या किया है कि गुजरात में एक जायंट प्रेडेटर स्नेक को अनअर्थ किया है, यानी जमीन से ढूंढ निकाला है। इसी को वासुकी इंडिकस नाम दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर में। ये तो खैर सिंबॉलिक है आप, लेकिन बहुत एक जायंट प्रेडेटर लगभग 40 फीट का वो स्नेक है। तो उसकी ओरिजिनल पिक्चर उसके स्केलेटल की तो बन नहीं सकती, तो ये मैंने एक सिंबॉलिक पिक्चर डाल दिया है। आप इससे बस ध्यान में रख सकते हैं। फिर अगला जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो है बटरफ्लाई सिकाडा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं स्पीशीज के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पिछले लगभग 3-4 सालों में देखेंगे आप तो यूपीएससी ने लगातार स्पीशीज से सवाल पूछे हैं। तो इसलिए हमें सारी इंपॉर्टेंट स्पीशीज के बारे में जानना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। तो बटरफ्लाई सिकाडा की बात करें तो ये एक नई स्पीशीज ऑफ सिकाडा है जिसको कि मेघालय में ढूंढा गया है। और ये अपनी तरह का पहला जो है वो स्पीशीज है जिसका जीनस हमारे देश में मिला है। तो इसलिए ये इस पिक्चर के माध्यम से आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। फिर अगला है आरोग्य पाचा। दोस्तों ये करंट में चर्चा में इसलिए है क्योंकि ये अगस्त्यार के केरला हिल्स में केरला के अगस्त्यार हिल्स में पाया जाता है और ये यहाँ का एंडेमिक है। और इसको जो केरला में रहने वाले कनी ट्राइब्स हैं इसको इंस्टेंट स्टेमिना के लिए यूज़ करते हैं। अगर हम आरोग्य पाचा की बात करें तो इसका मतलब होता है द ग्रीन दैट गिव्स स्ट्रेंथ, यानी कि ऐसा हरा भरा पौधा जो ताकत देता हो। अब मैंने आपको बताया कि इसको इंस्टेंट स्टेमिना के लिए कनी ट्राइब्स यूज़ करते हैं। फिर जो आरोग्य पाचा है दोस्तों वो एक मेडिसिनल प्लांट्स है और इस प्लांट को बेचने में जो भी कमर्शियल रिटर्न होता है उसका 50% शेयर जो है वो कनी ट्राइब्स को जाता है। ये आप ध्यान में रखेंगे। अब अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है अफार ट्राइंगल। ये देखिए दोस्तों, आपको मैप में ये दिख रहा होगा, ये अफार ट्राइंगल है। यही है अफार ट्राइंगल। अब अफार ट्राइंगल क्या है इस पे एक बारी नज़र डाल लेते हैं। देखिए जो अफार ट्राइंगल है ये ग्रेट रिफ्ट वैली के नॉर्दर्न मोस्ट पोर्शन को रिप्रेजेंट करता है। ग्रेट रिफ्ट वैली आप ये देख सकते हैं, ये यहाँ पे अब ये ट्राइंगल है तो यहाँ पे ज़रूर तीन
प्लेटें आके टकरा रही होंगी, माफ़ कीजिएगा। तो अफार ट्रायंगल के पास नूबियन, सोमालियन और अरबियन ये 3 प्लेट आके कन्वर्ज करती हैं। अफार ट्रायंगल से होके अवास रिवर फ्लो करती है और अफार ट्रायंगल में इरिट्रिया, जिबूती और इथियोपिया ये 3 देश आते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये चर्चा में क्यों है? दोस्तों, जियोलॉजिस्ट ने ये प्रिडिक्ट किया है कि एक पोटेंशियल ओशन का इमर्जेंस यहाँ पे हो सकता है अफार ट्रायंगल पे, तो इसलिए ये चर्चा में आया है। अब है नेगेटिव लीप सेकंड। ये क्या होता है? दोस्तों, अर्थ के रोटेशन से अलाइन करने के लिए क्या किया जाता है कि 1 सेकंड को घड़ियों में से माइनस कर दिया जाता है, ताकि अर्थ की जो रोटेशन की स्पीड है उसके हिसाब से घड़ियों को अलाइन किया जा सके। इसी को हम नेगेटिव लीप सेकंड कहते हैं। तो अगर हमने क्लॉक में से 1 सेकंड कम कर दिया तो उसको नेगेटिव लीप सेकंड बोलेंगे, या फिर क्लॉक्स में जब हमने 1 सेकंड ऐड कर दिया तो हम उसको पॉजिटिव लीप सेकंड कहते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। ये इसलिए किया जाता है ताकि जो अर्थ का रोटेशन है उससे हमारी घड़ियां हैं वो अलाइन रह सके। देखिए, ये तब किया जाता है जब अर्थ जो है वो बहुत ज़्यादा क्विकली जो है वो अर्थ इज स्पिनिंग, अर्थ इज ये अर्थ जो है वो ज़्यादा तेज़ी से घूमने लग जाए या ज़्यादा स्लोली घूमने लग जाए, तो फिर नेगेटिव लीप जो सेकंड है या पॉजिटिव लीप सेकंड है उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो नेगेटिव लीप सेकंड में 1 सेकंड घड़ियों में से माइनस कर दिया जाता है, पॉजिटिव लीप सेकंड में से पॉजिटिव लीप सेकंड में 1 सेकंड घड़ियों में से प्लस कर दिया जाता है। तो अभी तक मैं आपको बताऊं कि 27 पॉजिटिव लीप सेकंड्स हो चुके हैं, लेकिन एक भी नेगेटिव लीप सेकंड नहीं हुआ है। यानी कि 27 बार हमने अर्थ के रोटेशन घड़ियों में 1 सेकंड को ऐड किया है। इसका मतलब ये है कि अर्थ का जो रोटेशन है वो स्लो हो रहा है। जब अर्थ फास्ट रोटेट करेगा तो हम नेगेटिव लीप सेकंड का यूज़ करेंगे, और जब अर्थ स्लोली रोटेट करेगा तो हम देखते हैं कि पॉजिटिव लीप सेकंड का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारा लीप सेकंड था। अब हम देखते हैं जीरो शैडो डे, इसी को लाहाइना नून भी कहते हैं दोस्तों। दोस्तों, रिसेंटली बेंगलुरु ने जीरो शैडो डे को एक्सपीरियंस किया। अब ये होता क्या है? देखिए, ये तब होता है जब किसी भी ऑब्जेक्ट का कोई भी शैडो नहीं बनता। ये दिन के एक स्पेसिफिक टाइम में होता है, जैसा कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं। इन सारे बच्चों का कोई शैडो ही नहीं है इस पे। ये दरअसल 1 साल में 2 बार ही होता है, जब समर सॉल्स्टिस होता है, जब जो सन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे परपेंडिकुलर होता है, और एक दूसरा वक्त है जब विंटर सॉल्स्टिस होता है। विंटर सॉल्स्टिस में जो सन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। तो मैं आपको बताऊं कि जीरो शैडो डे अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग टाइम पे होता है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। तो ये दोस्तों हमारा अप्रैल 2024 का इम्पोर्टेंट सारे करंट अफेयर्स थे। उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको बहुत फ़ायदा हुआ होगा, और अब आप आने वाले किसी भी एग्जामिनेशन में इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको इस सेशन का पीडीएफ चाहिए, इस महीने जो ये करंट अफेयर्स है इसका पीडीएफ चाहिए, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप मेरे चैनल पे पॉलिटी और हिस्ट्री की कॉम्प्रिहेंसिव वीडियोस भी देख सकते हैं। तो मिलता हूँ मैं आपसे बहुत ही जल्दी एक नए करंट अफेयर्स के वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।